सभी को नमस्कार। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की परिकल्पना विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और परिकल्पना सिद्धांत के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक परिकल्पना दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवनात्मक परीक्षण करने के योग्य कथन है। परिकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलौकिक तथ्यों तथा दिशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन करने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, परिकल्पना को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार परिकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उसे तार्किक परिणाम निकाले जा सके और ज्ञात तथा निर्धारित किया जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। उसे हम परिकल्पना कहेंगे। लुंडबर्ग ने क्या कहा है? परिकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा की जानी अभी बाकी है। गुड्डे एंड हॉट ने भी इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि परिकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। बीवी यंग कहते हैं कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक परिकल्पना माना जाता है। फिर बोगार्ड कहते हैं कि एक परिकल्पना एक प्रस्तावना है या प्रोपोजन है जिसका परीक्षण किया जाना है। पीटर कहते हैं कि परिकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है और टाउनसेट कहते हैं कि परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया एक उत्तर है, जबकि वास्तव में परिकल्पना एक पूर्व अनुमान योग्य कथन होता है जो एक विमुख चर को एक संपाती चर के साथ संबद्ध करता है तथा ये संबंध परीक्षण प्रक्रिया के लिए खुला रहता है। तो इस आधार पर हम जितनी भी डेफिनेशंस देखी है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, निष्कर्ष है, कथन है, सामान्यीकरण है, अमूर्तीकरण है, अनुमान है या प्रस्तावना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करता है। और एवं एक परिकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंध स्थापित करती है, मतलब विभिन्न जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच क्या करती है? संबंध स्थापित करती है। और परिकल्पना जो है अनुसंधान और खोज को आधार भी प्रदान करती है। एक अच्छी परिकल्पना में क्या विशेषता होनी चाहिए? वह स्पष्ट होना चाहिए, प्रयोग सिद्धता के गुण होना चाहिए, उसकी अपनी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए, समूह सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए उसमें। अच्छा, परिकल्पना के अगर हम लक्षणों को देखें तो एक परिकल्पना को अनिवार्यतः वैध होना चाहिए। यह अनिवार्यतः उन परिघटनाओं के साथ नज़दीक से जुड़ी हुई होनी चाहिए जिन्हें यह वर्णित करने का प्रयास कर रही है। एक परिकल्पना को स्पष्टवादिता और परिशुद्धता के कथन परिशुद्धता रूप से
कथन किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, परिशुद्ध होनी चाहिए, किसी प्रकार की अस्पष्टता इसमें नहीं होनी चाहिए। परिकल्पना के संग एक संदेहपूर्ण पहलू जुड़ा होता है और यही वह संदेह है जिसका वह परीक्षण करेंगे। यह एक बात का अनुसरण करता है कि परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। फिर ये परिकल्पना एक शोध प्रक्रिया का एक अल्पकालीन पड़ाव होता है। चूँकि यह अंतरिम है, यह प्रमाणित करना अभी शेष है कि परिकल्पना सही है तथा इसका एक वैज्ञानिक तथ्य स्वरूप कथन किया जा सकता है कि ये गलत है तथा इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। एक परिकल्पना स्थापित तथ्यों युवा पिंडों से पर्याप्त रूप से बनी हुई होनी चाहिए ताकि यहाँ कोई विकल्प न रह सके और इसके लिए इसे सर्वथा संभावना योग्य विकल्प स्वरूप स्वीकार कर लेना चाहिए। एक उत्कृष्ट परिकल्पना सभी के लिए उपयोग करने योग्य होती है। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी शोधकर्ता इसे आगे चलकर भी उपयोग में ला सके। उन सभी के साथ इस समान विधि से अनुवादित करते हुए इसे अन्य शोधकर्ता के द्वारा समान रूप से संदेह रहित होकर समझ में आनी चाहिए। एक परिकल्पना का परीक्षण किए जाने में दीर्घ समय नहीं लगाना चाहिए। एक परिकल्पना के यहाँ प्रयोग सिद्ध प्रकरण मौजूद होने चाहिए। अच्छा, परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया से संबंधित कुछ मूलभूत संकल्पनाएं और अवधारणा हैं, जिसमें फर्स्ट है नगण्य परिकल्पना तथा वैकल्पिक परिकल्पना। नगण्य परिकल्पना यह कथन है कि जनसंख्या बिंदु, निर्धारित रेखा तथा तुलना के योग्य नमूनों सांख्यिकी के मध्य कोई अंतर नहीं है। और वैकल्पिक परिकल्पना कथन कहती है कि जनसंख्या बिंदु और निर्धारित रेखा तथा नमूने सांख्यिकी के बीच एक अंतर पर्याप्त है। दूसरा यह है कि एक परिकल्पना की सदैव नमूने निकाले जाने तथा आंकड़ों को एकत्रित करने से पूर्व संरचना की जाती है। फिर एक पुच्छल और दो पुच्छल परीक्षण भी होता है। एक पुच्छल दो पुच्छल परीक्षण दिशा रहित परीक्षण होता है, जहाँ वैकल्पिक परिकल्पना को इसके बराबर नहीं है स्वरूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। फिर एक पुच्छल परीक्षण का उपयोग किया जाता है जब वैकल्पिक परिकल्पनाकृत मध्यमान से जनसंख्या मध्यमान को उच्चतर या निम्नतर रूप में उल्लेख करती है। फिर है इसमें कि किस्म 1 किस्म 2 वाली अशुद्धियाँ। किस्म 1 वाली अशुद्धि एक नगण्य परिकल्पना को नामंजूर किया जा सकता है जब यही सही हो। किस्म 2 अशुद्धि एक नगण्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जा सकता है जो गलत है। ठीक है। और इसी तरह से महत्ता का स्तर एक सत्य नगण्य परिकल्पना को अस्वीकार किए जाने की संभावना को बताता है। परीक्षण की शक्ति यह उल्लेख करती है कि परीक्षण कितना बढ़िया तरह से कार्यशील है। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है कि हम जब परीक्षण करते हैं या जब हम परिकल्पना का परीक्षण प्रक्रिया के संबंध में अवधारणा बनाते हैं तब इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। अब हम आते हैं परिकल्पना कितने प्रकार की हो सकती है। तो परिकल्पनाएं जो है वह कई प्रकार की हैं। इसमें जो गुडे और हॉट ने
परिकल्पनाओं का जो उल्लेख किया उन्होंने इसको 3 प्रकार की बताई। उन्होंने कहा अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित परिकल्पनाएं। ये परिकल्पना मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों आदि पर आधारित होती है। और दूसरी होती है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है उनमें प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की पूर्व तर्कपूर्ण परीक्षा की जाती है। ऐसी परिकल्पना अल्पसंख्यक समूह पर तथा परिस्थितिजन्य दशाओं से संबंधित होती है। इस प्रकार की परिकल्पना को उद्देश्य अनुभवजन्य एक रूपता में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों में उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी परिकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। चूँकि ये परिकल्पना तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांत निर्माण में सहायक होती है। और तीसरी जो उन्होंने परिकल्पना बताई है वह बताइए विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। ये परिकल्पना जो होती है वो विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक प्रकार का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक प्रमुख कारक के रूप में होता है और अन्य कारक जो होता है सहायक कारकों के रूप में होता है। और साथ ही में कुछ परिकल्पनाओं के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे सकारात्मक कथनों से संबंधित परिकल्पना, जैसे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। दूसरा नकारात्मक तथ्यों से संबंधित, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयालु नहीं होती, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते। फिर शून्य कथनों पर आधारित जो परिकल्पना होती है, इस प्रकार की परिकल्पनाएं जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त करती है और परीक्षण के द्वारा उन्हें स्वीकार और अस्वीकार किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कामचलाऊ परिकल्पनाएं। ये कामचलाऊ परिकल्पना जो है किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों-ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधित करता जाता है। यह भी हो सकता है कि प्रारंभिक विचार को पूरी तरह से त्याग कर उसके स्थान पर नई कल्पना बना डाले। अच्छा, हमें परिकल्पना के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? एक तो हमारी सामान्य संस्कृति से मिलते हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से मिलते हैं, लोक विश्वास से मिलते हैं, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे मिलते हैं, वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उससे मिलते हैं। और फिर सादृश्यताएं जो है वह परिकल्पना को निर्मित करने का एक स्रोत हो सकती है। व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकते हैं। अंतः प्रज्ञा जो है उससे भी हम परिकल्पना को प्राप्त कर सकते हैं या परिकल्पना का एक स्रोत हो सकता है। अनुसंधान और साहित्य जो है ये भी परिकल्पनाओं का एक स्रोत हो सकता है। अच्छा, परिकल्पना का क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्यों है? अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए, मतलब अध्ययन का उद्देश्य हम निर्धारण कैसे करें, इसके लिए परिकल्पना आवश्यक होती है। उचित दिशा प्रदान करने में सहायक होती है, अध्ययन के क्षेत्र को सीमित करने में सहायक होती है, अध्ययन में निश्चितता लाने में सहायक होती है, तथ्यों के संकलन में सहायक होती है, निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है, सिद्धांतों के निर्माण करने में ये सहायक होती है। तो इस प्रकार परिकल्पना अध्ययन में अत्यधिक सहायक है और अनुसंधान में एक सहायता प्रदान करती है। अतः कोई भी अनुसंधान बिना परिकल्पना के पूर्ण नहीं हो सकता। आया समझ में? धन्यवाद।